रबर उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद बनेगी। खरीफ दलहन की बुआई 11% बढ़ी। सरकारी कृषि योजनाएं बढ़ाएंगी कृषि उत्पादन। रबर आधारित उत्पादों के लिए रबर उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना का प्रस्ताव जल्दी हकीकत बनने जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूर कर अपनी सिफारिशें दे चुका है। टायर सहित रबर आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की खातिर एक अलग संस्था बनाने के लिए रबर बोर्ड भी मदद के लिए आगे आया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार ये संस्था पूर्णतया चालू हो जाएगी तो रबर उत्पादों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्रों से रबर उत्पादों का निर्यात दुगना हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि सरकार अब इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद का कार्यभार संभाला। कृषि दर्शन पर एक भेंट में उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बेहद सार्थक सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य ही हर खेत को पानी पहुंचाना है और किसान को मानसून के जुए से जूझना न पड़े, इसके लिए सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था बेहद आवश्यक है। मिट्टी का स्वास्थ्य ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। अगले 3 वर्षों में देश के हर किसान की जेब में अपने खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य दर्शाता सॉइल हेल्थ कार्ड होगा। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम अभी चालू हो गया है, कृषि सिंचाई योजना, मृदा के बारे में उसका तथ्य जांच करके उसका स्वास्थ्य के लिए एक जैसे योजना है। हेल्थ कार्ड का जो व्यवस्था प्रधानमंत्री साहब जो किए हैं, उस दिशा में ये अनुष्ठान उसका योगदान देगा। अधिक से अधिक योगदान देकर इसको कैसे सफल बनाया जाए उस दिशा में भी कार्य करेगा। इसके अलावा हमारे मंत्री साहब का, कृषि मंत्री साहब का जो कार्यक्रम मेरा गांव मेरा गौरव, एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाया जाए, ये अनुष्ठान में अभी तक 400 से अधिक वैज्ञानिक कार्यरत हैं और 400 से अधिक गांव हम अपना सकते हैं इस कार्यक्रम के तहत। और वो गांव में हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध हैं, जो उपलब्धियां हैं हमारे पास, जो तथ्य हैं, विज्ञान सम्मत तथ्य हैं, उसको हम किसानों भाई बहनों के पास पहुंचा सकें। उसको सफल करने में हम प्रयास करेंगे। कमजोर मॉनसून के बावजूद इस खरीफ सीजन में अब तक दलहनों की बुआई 11% बढ़ी है, जबकि धान का रकबा 1% बढ़ा। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान का रकबा चालू खरीफ सीजन में बढ़कर 361.46 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल 357.47 लाख हेक्टेयर था। दलहनों का रकबा बढ़कर 108.37 लाख हेक्टेयर हो गया, जो अब तक 97.56 लाख हेक्टेयर था। दालों की खुदरा कीमतों में जबरदस्त तेजी आने के बाद किसानों ने अधिक क्षेत्र में दलहनों की बुआई की। खुदरा बाजार में दालों की कीमतें 150 रुपए प्रति किलोग्राम स्तर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 2015 तक खरीफ फसलों का कुल रकबा 998.67 लाख हेक्टेयर पहुंच गया, जो पिछले साल इस वर्ष तक 979.40 लाख हेक्टेयर था। इस खरीफ सीजन में अब तक मोटे अनाजों का रकबा भी बढ़कर 179.48 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 170.42 लाख हेक्टेयर था।
अनाज के अलावा तिलहनों का रकबा भी बढ़ा, लेकिन कपास के रकबे में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार चेतावनी 8 सितंबर, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम का पूर्वानुमान 9 से 11 सितंबर तक। उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रायद्वीप भारत में कुछ स्थानों पर, मध्य और पूर्व भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। लाल मिर्च के भाव में तेजी का तड़का जारी है। मसाला बनाने वाली घरेलू कंपनियों के साथ साथ निर्यातकों की खरीद बढ़ाने से लगातार चौथे दिन भी लाल मिर्च में तेजी बनी रही। पिछले 4 दिनों में 900 से 1300 रुपए क्विंटल की तेजी दर्ज की जा चुकी है। मंडियों में लाल मिर्च की घटती आवक भी भाव को हवा दे रही है। एनसीडेक्स के अनुसार लाल मिर्च के हाजिर भाव आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी में 12,184 रुपए 60 पैसे रहे। यहाँ पर तीजा क्वालिटी की लाल मिर्च 12,420 रुपए क्विंटल बिकी। वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक मंडियों में भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी में 7,500 से 12,200 रुपए और केरल की अरूर मंडी में 11,600 से 11,800 रुपए क्विंटल। विदेशी बाजारों में भी भारतीय लाल मिर्च की तेजी अपने तेवर दिखा रही है। यहाँ पर भाव बढ़कर $3.09 यानी करीब 206 रुपए किलो हो गए, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये $2.56 यानी करीब 171 रुपए किलो थे। तो उधर निर्यात के मोर्चे पर भी लाल मिर्च का रुतबा बढ़ रहा है। लाल मिर्च की पैदावार तो पिछले साल के लगभग बराबर ही होने का अनुमान है, मगर वित्त वर्ष 2015-16 में इसका निर्यात बढ़ने के आसार हैं। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान देश से लाल मिर्च के निर्यात में 11.04% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान निर्यात बढ़कर 3,71,710 टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में ये रहा था 3,12,500 टन। एनसीडीएक्स के अनुसार जीरा के भाव गुजरात की ऊंझा मंडी में 16,393 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल रहे। वहीं एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में जीरा प्रति क्विंटल इस प्रकार बिका। गुजरात की राजकोट मंडी में 13,000 से 14,700 रुपए प्रति क्विंटल, हलवद मंडी में 14,000 से 14,880 रुपए प्रति क्विंटल, अमरेली मंडी में 11,050 से 14,825 रुपए प्रति क्विंटल और केरल की अरूर मंडी में 21,000 से 23,000 रुपए प्रति क्विंटल। त्योहारी सीजन को देखते हुए मसाला बनाने वाली घरेलू कंपनियां जीरा ठीक ठाक मात्रा में खरीद रही हैं। इससे भाव में तेजी देखी गई है। पिछले 3-4 दिनों के भीतर भाव में 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल देखा गया है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों को निर्यात भी आने वाले दिनों में बढ़ने का अनुमान है। इससे भाव में और तेजी आ सकती है। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भी जीरा अच्छी खासी मात्रा में पैदा होता है, मगर यहाँ पर हालात ठीक न होने की वजह से निर्यात में दिक्कतें आ रही हैं और इसका फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलेगा। वित्त वर्ष 2014 और 15 में जीरा के निर्यात में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी और चालू वित्त वर्ष 2015 और 16 में भी देश से जीरा का निर्यात बढ़ने का अनुमान है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान है, जिसमें दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सबसे ज्यादा है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15% गायें और 55% भैंसें हैं और देश के कुल दूध उत्पादन का 53% भैंसों और 43% गायों से मिलता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दूध उत्पादन करके विश्व में पहले स्थान पर है। पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ पशु हैं, जिनमें 19 करोड़ गायें हैं और 11 करोड़ भैंसें हैं। लगभग हमारे 80% जो पशु हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप के हैं, वो अच्छी नस्ल के नहीं हैं और उन्हें हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि 80% पशु एक बहुत बड़ा संख्या है जो कि बहुत ही कम दूध देता है, कम उत्पादन है और उसके लिए हमें उसकी नस्ल सुधार कैसे हो उसकी तरफ ध्यान देना है। उसके लिए सबसे पहले तो जितने भी जो बैल हैं जो ऐसे एरियाज़ में उनका नसबंदी कर देनी है, उनका कास्ट्रेशन करनी है ताकि वो फर्दर अपनी आगे प्रजनन ना कर सकें। और हमारे जो पशु हैं उनका हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के उनका ब्रीड इम्प्रूवमेंट करें ताकि उनका उत्पादक क्षमता ज़्यादा हो और हमें उनसे प्रॉपर लाभ मिल सके। उत्तम गुणवत्ता और अधिक मात्रा में दूध उत्पादन के लिए सही रखरखाव और उत्तम आवास के अलावा पोषक तत्वों से भरपूर चारा पशुओं को दिया जाना बहुत ज़रूरी है। पशुओं को जो है हम लोग चारा ऐसा दें, संतुलित आहार हो। संतुलित आहार का मतलब है कि उसमें सभी पोषक तत्व हों जो कि उसके उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे कि उसमें सफिशेंट मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए, मिनरल होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। तो ये सब संतुलित मात्रा में होंगे तो पशु का जो दुग्ध उत्पादन है वो उसकी क्षमता के अनुसार होगा। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। जरूरत है पशुपालकों द्वारा इनका लाभ उठाने की। नए पशु खरीदने के लिए ऋण का प्रावधान है और साथ ही अनुदान का भी। डेयरी एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट स्कीम जो है उसमें एक जानवर के लिए 60,000 रुपया लोन पे दिया जाता है और उसमें अगर SC/ST बेनिफिशरी है तो उसको 33% सब्सिडी दी जाती है और अगर वो जनरल कैटेगरी का, सामान्य कैटेगरी का है तो उसको हम लोग 25% सब्सिडी देते हैं। और इसमें 2 से 10 जानवर रखने की सुविधा है, मतलब 2 से 10 जानवरों तक लोन हम लोग देते हैं। मैक्सिमम 6,60,000 तक लोन देते हैं। बाकी और योजनाएं हैं जैसे NPDD, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट,
उसमें जो भी हम लोग योजनाएं देते हैं वो सरकार के माध्यम से देते हैं। सरकार के माध्यम से हमारे पास प्रपोजल आता है और स्टेट डेयरी फेडरेशन, जो स्टेट मिल्क डेयरी फेडरेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है वो योजना, वो इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए नहीं है। उसमें गांव स्तर पर कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ का बनाना, फिर मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, जैसे कोल्ड चेन वगैरह स्थापित करना, फिर मिल्क प्लांट लगाना, ये सब योजनाएं जो हैं ये नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत हम लोग ये सुविधाएं हैं। यूं तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, फिर भी हमारे अधिकतर पशु पर्याप्त दूध नहीं देते। कारण सही रखरखाव की जानकारी न होना और पौष्टिक चारा पशुओं को न दिया जाना। इसके लिए सरकार ने पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण का प्रावधान किया है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है कि कैसे वो लोग पशुओं को संतुलित आहार दें, कैसे वो लोग जो है जानवरों से साफ़ सुथरा रखना है। जानवरों के क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हमें, जानवर साफ़ सुथरा होगा तो उसी से, जानवर हेल्दी होगा तो उसी से हमें क्लीन मिल्क प्रोडक्शन मिलेगी, क्लीन मिल्क मिलेगा। तो सबसे पहले तो जानवरों की साफ़ सफाई कैसे रखनी है उस पे ध्यान देना है। उसके बाद जो दूध जो निकालने वाला आदमी है वो हेल्दी होना चाहिए। उसको जो दूध जिस समय निकालते हैं उसका हाथों का साफ़ सफाई, उसके बाद गाय का जो अड्डर है उसका साफ़ सफाई, फिर जब दूध निकाल लेता है ढक के रखना है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद उसको जो है कहाँ ट्रांसफ़र करना है दूध को। अगर वो किसी कोऑपरेटिव से जुड़ा है तो वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो वो उसमें जा कर के अपना दूध, मतलब ही इज़ ए मिल्क पोरर, तो अपना जा कर के उसमें दूध अपना देता है और उसको जो है फिर पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। मोस्टली हमारे 18 राज्यों में 19 राज्यों में मिल्क फेडरेशंस हैं और उनमें मिल्क यूनियंस बनी हुई हैं और वो ज़िला लेवल पे होती हैं। वो ज़िला लेवल पे जा कर के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा कर के अपने मिल्क यूनियन से वो बात करें और वहाँ उनको प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, कब मिलता है, वो उनको जानकारी दी जाएगी। किसी भी उत्पाद को प्रसंस्कृत करके बेचने से उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि किसान दूध के विभिन्न उत्पाद बनाकर बेचे, इससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। वैल्यू एडिशन करना जो है ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है और ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है। उन किसान भाइयों को इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन से संपर्क करना होगा और डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन मोस्टली जिलों में इस समय स्थापित हो चुकी हैं। कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशुओं का दूध उत्पादन बहुत कम है और इस दिशा में सुधार की बहुत संभावनाएं हैं। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए और संतुलित आहार के लिए आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि किसानों को बाहर से परचेज करना तो कॉस्टली पड़ता है। इसलिए उसके लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक ऐसा अनाज लेना है जिसकी दाल बनती हो, जैसे चना, मटर, अरहर, उड़द, उसकी चूनी खिलाए एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा उसमें से जो दाल ना बनती हो, जैसा गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। तीसरी चीज़ वो लेनी चाहिए जिसमें से तेल निकलता हो, तिलहन वाली फसल, जैसे कि सरसों का तेल या कुछ खल या अरहर की उसकी राइस पॉलिश और अलसी की खल, बिनोला, एक हिस्सा ये लेना चाहिए। इसके साथ में 1% नमक पशु को बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ 2% मिनरल मिक्सचर, जो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर हम यूज करते हैं, क्योंकि मिनरल मिक्सचर में क्या होता है उसमें सभी तत्व होते हैं और जो तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है
जिससे कि हमें कई चीज़ों का फ़ायदा होता है। हमारा पशु टाइम से गर्मी में आएगा, टाइम से प्रजनन होएगा, उसको जेर गिराने की जो समस्या है उसमें कमी होगी। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बीमारी ऐसी है जो कि जब पशु प्रेगनेंसी के दौरान होता है कि उसमें ज़रूरत होती है, तो वे सब चीज़ इसमें से मिलती है। तो ये हमारे मिनरल उसका हो गया। नमक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नमक हमारे शरीर के हर भाग से निकलता है। जो भी पेशाब से और आपके गोबर से, आँख से, कान से, हर जगह से जो है जो भी निकलता है वो नमक से, पसीने से। तो इसलिए नमक ज़रूरी है और नमक खिलाने से हमें 2 तत्व मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन, जिससे कि उसकी कमी में हमारे पशु की दूध की क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह पशुओं को ध्यान में रखते हुए उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। दूध प्रोडक्शन के लिए उनका स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और उस स्वास्थ्य के लिए हमें टाइमली वैक्सीनेशन, टीकाकरण कराना है। और ये टीकाकरण 3 बीमारियों का, मोस्टली 3 बीमारियों का ज़रूरी है, जिसमें गला घोटू, मुँह पका, खुरपका और PPR जो बकरियों में होता है। और ये ऐसा नहीं है कि पूर्वी भारत में अच्छी क्लाइमेट है, अच्छा वातावरण है। ऐसा देखा गया है कि यदि हम यहाँ से कोई पश्चिमी भारत से यदि हम कोई गाय या भैंस उधर भेजते हैं तो उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ये भी देखने को मिला है। और वहाँ के खान पान और वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, जबकि दूध उत्पादन में सबसे आगे पश्चिमी भारत है और उसको भी हम चाहते हैं कि सरकार भी इस चीज़ पर जोर दे रही है कि ये जो है पूर्वी भारत में भी डेयरी का काम काम किया जाए और अपना दूध उत्पादन और देश में बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे जो किसान लोग भाई हैं वे उसको अपने रोजी रोटी का काम या अपने घरेलू खर्चे उससे कर सके। पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलू जैसे बढ़िया नस्ल के पशुओं का पालन, पालन पोषण का सही तरीका, स्वास्थ्य की सही देखभाल, उचित आवास प्रबंधन, उत्तम चारा और खनिज मिश्रण खिलाने से दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी
youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।